हूँ आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गगन जायसवाल जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं या आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो डेंटिस्ट हैं। तो आज हम सर से जानेंगे उनके इस पेशे के बारे में, वो किस तरह का इलाज अपने पेशेंट को देते हैं उस बारे में, और साथ ही साथ उन युवाओं के लिए भी हम सर से सजेशन लेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर एक बहुत जिम्मेदारी वाला पेशा होता है, तो आपने क्या सोचकर डॉक्टर बनने की सोची और स्पेशली इस डेंटिस्ट फील्ड में आने का आपने क्यों सोचा? जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो हम किसी प्रोफेशन को देखते हैं या किसी पर्सन को देखते हैं जो कि उस फील्ड का है, सो दैट मे इंस्पायर यू समवेयर इन योर लाइफ. So it is not only dentist which has inspired me. There are many other professions also inspired me, but over them I choose a dentist over the other profession because I like the work of a dentist, and that field gives me satisfaction of work. So that's why I choose to become a dentist. Okay. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैडम मैंने ग्रेजुएशन किया है जिसको हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं. वो हमारा 5 साल का कोर्स होता है. उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन किया मैंने, उसको मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं, MDS. वो मेरी फील्ड है पेरिडोंटोलॉजी. वो मैंने कोर्स कंप्लीट किया 3 साल का. उसके बाद मैंने 1 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन किया है इम्प्लांट्स के अंदर, दैट इज इम्प्लांटोलॉजी. दिस इज माय एजुकेशन बैकग्राउंड. अराउंड विद दैट as in every field we need to update. Similarly in dental also we have to do a lot of learning license courses, certificate courses to upgrade ourselves because dental science changes each and every day. हम ऐसा नहीं कि हम आज करके बैठ गए डिग्री और हमको सब आ गया. हमको ये लर्निंग प्रोसेस है, इट्स अ लर्निंग कर्व. हमको हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. हमसे ज़्यादा ज़रूर किसी को कुछ आता है तो हम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं ताकि उनसे कुछ सीख सकें नया और अपने आप को अपडेट कर सकें. ओके. आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं तो बेसिकली इन डॉक्टर्स का काम क्या होता है, मीन्स आप किस चीज़ में काम करते हैं पेशेंट? इम्प्लांटोलॉजिस्ट मैडम वो डेंटिस्ट होते हैं जो कि कोई पेशेंट आया जिसका दांत किसी भी प्रकार से गिर गया है, किसी भी रीजन से कारण से गिर गया है, उसको हम एक फिक्स दांत हड्डी में लगा के देते हैं जो कि एक असली दांत जैसा काम करे. इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ अ मिसिंग टूथ. अब पहले चलते थे दांत को जो फिक्स दांत होते थे वो आजू बाजू के दांत को कट करके लगाना पड़ता था, बट इसमें हमको दूसरे दांतों को छेड़ना नहीं पड़ता है. सेम अपना असली दांत जैसा हम लोग एक टाइटेनियम का रूट होती है, जड़ होती है, उसको पेशेंट की हड्डी में डाल देते हैं और उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं. तो जब भी पेशेंट कुछ खाता है तो उसको लगता है वो असली दांत से खा रहा है. तो ये इम्प्लांट एक दांत का रेप्लिका है जो पेशेंट ने खोया है, तो हम उसको इम्प्लांट्स बोलते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स. अपने पेशेंट को आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मीन्स आपने कई चीज़ों में स्पेशलाइजेशन की है, तो आप किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं? प्राइमरीली मैडम मैंने ग्रेजुएशन तो किया ही है तो उसमें हमको सब बेसिक ट्रीटमेंट बताते हैं, वो मैं करता ही हूँ सर. फिर मैंने स्पेशलाइजेशन किया है पायरिया की सर्जरीज में. जिस पेशेंट को पायरिया हो गया है, मसोड़ों की बीमारी है, मुंह से बास आना, ब्लीडिंग होना, दांत की मोबिलिटी होना, कभी कभी पेशेंट को ठंडा गर्म लगता है, जो ये सब मेरे स्पेशलाइजेशन वाले फील्ड्स हैं. तो हम उसके लिए उनकी ट्रीटमेंट करते हैं सर्जरी के द्वारा, या मेरे पास लेज़र मशीन भी है तो हम लेज़र से करते हैं. लेज़र एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे पेशेंट को जल्दी फ़ायदा मिलता है विथ लेस ट्रॉमा एंड लेस प्रॉब्लम. उसके बाद मैंने 1 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन किया है इम्प्लांट्स के अंदर. तो वो मेरी एक यू कैन से माई लव ऑफ डेंटिस्ट्री इज़ माई इम्प्लांट्स. सो जहाँ भी मुझे केस मिलता है, नहीं मेरी क्लिनिक पे नहीं, मैं बाहर भी जाके इम्प्लांट्स प्रैक्टिस करता हूँ, इंदौर में, इंदौर के बाहर डेंटिस्ट लोग की क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में. सो आई डू एवरी ट्रीटमेंट, बट माई स्पेशलाइजेशन इज सर्जरीज एंड इम्प्लांट्स. ओके. अपने काम के लिए आपको मिले हुए अवार्ड्स एंड अचीवमेंट कौन से हैं? मैम अवार्ड एंड अचीवमेंट्स तो हैं, काफ़ी सारे हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बट आई विल से एन अवार्ड इज एन अवार्ड व्हेन इट सर्व्स द अदर पीपल. लाइक मैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन का इंदौर का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ. तो उस ड्यूरेशन में हम लोग ने एक बहुत एंटी टबैको डे होता है अपने देश में, एंटी टबैको डे. उस दिन हम सिर्फ उसी दिन हम टबैको की बुराइयों से बात करते हैं, तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं एंटी टबैको डे. तो मैंने सोचा कि एक दिन ना करते हुए इसको हम डेली अपने सामने या मंथ वाइज या ईयरली हम इसको अपनाएं या कैसे मैसेज पहुँचाएं. तो मैंने एक कैलेंडर लॉन्च किया था, 12 पेज का 12 महीने का कैलेंडर लॉन्च किया था.
उसमें हर पेज पे टबैको के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी को इलस्ट्रेट किया था। तो ये जैसे अपने घर में हर रूम में या घर में कैलेंडर होता है, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सोसाइटी में, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको हमने बंटवाया ताकि लोग देखें, उनके सामने नज़र में रहेगा तो शायद वो उसको समझेंगे, और 2% भी लोगों ने अगर छोड़ा वो कैलेंडर देख के तो मेरे लिए अचीवमेंट होगा। सो हमारा कैलेंडर सराहा गया नेशनल लेवल पे। मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, और अमृता राव मैडम हैं एक्ट्रेस, दे बोथ हैव लॉन्च दैट कैलेंडर एट दिल्ली एंड दे हैव अवॉर्डेड मी एज अ प्राइज। उसके बाद मुझे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिल चुका है IDA का। So these are the few awards which I got by the grace of God, and I'm still working to serve the community and help them. Okay. आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप इतने अवार्ड जीत चुके हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्टडी से लेकर जब आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और इसके बाद आप इतने सालों से वर्क कर रहे हैं, तो अब आपको कैसा फील होता है और इतने सालों में आपने किन किन चीज़ों को फेस किया? अप्स एंड डाउन सबके सामने आते हैं, तो किस तरह से आपने सारी चीज़ों को हैंडल किया? आपने बोला अप्स एंड डाउन्स, तो अपन दोनों की बात कर सकते हैं। जो अप्स एंड डाउन, पहले डाउन की बात करता हूँ मैं। एक हमारे यहाँ अभी भी अवेयरनेस टुवर्ड्स डेंटल ट्रीटमेंट एंड डेंटल प्रॉब्लम कम है, बढ़ रही है डेफिनेटली। कई पेशेंट्स एजुकेट हो रहे हैं, अपने दांतों को भी हमें लेने लगे हैं वो, तो वो एक डाउन है अभी भी जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। बट पेशेंट हमारे पास जब आता है, जब हमारे पास स्कोप कम होता है उसको सस्ते में और कम प्रॉब्लम वाली ट्रीटमेंट देना, वो हमारे पास इतना लेट आता है कि जब तक हमारे पास ऑप्शंस कम बचते हैं, तो पेशेंट बोलता है कि अब तो हमारे दांत निकालना पड़ेगा, आपको इम्प्लांट डालना पड़ेगा। पहले अगर वो जल्दी आए तो हम उसके दांत को रूट कैनाल करके या पायरिया की सर्जरी करके बचा सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस व्हिच आल्सो कॉजेस द प्राइस हाइक। तो डेंटल ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है, जितना आप लेट जाएंगे डेंटिस्ट के पास उतना आपका ट्रीटमेंट महंगा भी होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। सो ये एक डाउनफॉल है जो मैंने महसूस किया है हमारी कंट्री में। और अप्स की बात करें तो बहुत सारे अप्स हैं, जैसे कि while doing your job, if you are satisfied and if you can treat anyone and then you see the happiness on the patient's smile, that is the up. So I am lucky enough कि डेली पेशेंट्स आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो स्माइल करके जाते हैं या उनका प्रॉब्लम दूर होता है, तो दैट इज़ अ गुड मोमेंट ऑफ माई डे। सो दैट इज़ एन अप फॉर मी। इतने सालों के करियर में कोई ऐसा केस जो आपके लिए स्पेशल रहा हो, मतलब वो आपके लिए मेमोरेबल है कि हाँ ये केस था और मैंने इसे सॉल्व किया? बहुत केसेस आते हैं मैम, छोटे बड़े केसेस, कई मैसेजेस आते हैं, पेशेंट के कॉल्स आते हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं। बट ये केस बहुत पुराना केस है, मेरे पास के पूरे रिकॉर्ड्स भी हैं। एक लड़की थी अराउंड 25 ईयर्स की, वो जब मेरी OPD में आई तो वो पूरा मुंह, उस समय मास्क नहीं चलता था, आज से 8 साल पहले की बात है, तो पूरा मुंह कवर करके आई थी वो। सो हमने उसको चेक किया तो शी वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू रिमूव दैट स्कार्फ। फिर उसने जब मुंह अपना खोला तो उसके दांत से ज़्यादा उसकी मसूड़े दिख रहे थे, इतनी सूजन थी। मेरे पास फोटो है डे 1 से। सो शी वॉज वेरी शाय, और यंग फीमेल्स होती हैं वो अपनी लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो वो शी वॉज वेरी कॉन्शियस एंड वेरी डिप्रेस्ड ऑल्सो अबाउट इट। देन शी टोल्ड मी कि सर मेरे दांत की कंडीशन पिछले 1.5-2 साल से ऐसी ही ख़राब होती जा रही है, उससे अब मेरी शादी की एज है, शादी भी के लिए प्रॉब्लम आती है, और अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे को मुंह छुपाना पड़ता है, अपना फेस कवर करना पड़ता है। सो मैंने काउंसलिंग, सबसे पहले ट्रीटमेंट के पहले मैंने इसकी काउंसलिंग करी कि इट इज़ नॉट अ कैंसर, इट इज़ नॉट अ डिसीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड। हर बीमारी का समाधान होता है, ये तुम्हारी बीमारी पहली बात इतनी बड़ी नहीं है, बढ़ के हो गई क्योंकि तुमने इसको इग्नोर किया है। सो उसको पहले काउंसलिंग करी 1-2 सेशन में, उसका डिप्रेशन उसको पहले बताया कि ठीक हो सकता है, बिकॉज कई पेशेंट को बिलीव ही नहीं होता है कि ठीक हुआ, तो वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको पहले काउंसलिंग करी, फिर उसका धीरे धीरे बहुत स्लो इलाज स्टार्ट किया। उस इलाज को करने में तकरीबन 1 से 1.5 साल लग गया मुझको, जबकि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जस्ट बिकॉज आई हैव टू टेक केयर अबाउट हर कॉन्शियसनेस, अबाउट मेंटालिटी, एंड शी इज हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव किया। फिर मैं अराउंड 2.5-3 साल बाद शी गॉट मैरिड ऑल्सो, तो अपने हस्बैंड के साथ आई। फोटोग्राफ मैंने उसकी पुरानी दिखाई है उसके हस्बैंड को भी, तो उसके हस्बैंड बहुत खुश हुआ कि अच्छा ट्रीटमेंट हो गया है इसका। एंड नाउ शी इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट। मेरे कई पेशेंट 20-20 साल पुराने पेशेंट हैं, वो अभी तक कॉन्टैक्ट में हैं, मुझसे मैसेज करते हैं दिवाली पे। सो वो एक अलग जॉय होता है हमारे लिए। ओके,
कोविड के बाद मेडिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या बदलाव बेहतर हुए हैं पहले से? एक तो हम लोग जो पहने हैं ये मास्क ये सबसे बड़ा बदलाव है मैडम। ये बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि ये हमको सिर्फ कोविड से नहीं बाकी पॉल्यूशन से भी बचाता है। तो अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस पे डालें तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। पॉल्यूशन हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, तो अगर हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा, ये सब पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। तो अगर हम मास्क को अपने लाइफ में एज अ डेली वेयर अपना लें तो अच्छा ही है। हाँ, बट एक मास्क कंपलसरी हो गया है कोविड के बाद। दूसरा, आप मेरे क्लिनिक पे देखे होंगे बाहर स्प्रे सिग्नल्स लगे हुए हैं, ऑक्सीमीटर, देन चैम्बर में आयोनाइजर लगे हुए हैं। हम एक चैम्बर यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ नहीं करते हैं। हर चैम्बर स्टरलाइज होता है, हर पेशेंट के जाने के बाद पेशेंट का टेम्परेचर लिया जाता है। हम लोग पूरा रेस्पिरेटर पहन के वर्क करते हैं, पीपी किट पहन के, जो कि हम पहले नहीं करते थे। पीपी किट में हमको पहन के वर्क करने में डिफिकल्टी होती है, बिकॉज हमको सिर्फ पेशेंट से बात नहीं करनी है, हमें ट्रीटमेंट करना है। मूवमेंट हमारा रेस्ट्रिक्ट होता है और एक एक 1.5 घंटे ट्रीटमेंट चलता है। उस टाइम पीपी किट पहनना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा, हमारे फेस पे रेस्पिरेटर होता है पूरा, तो वो हैवी होता है, तो उस पर वर्क करना ना, हमारी ट्रेनिंग हुई है पहले कभी कि उस पर वर्क करें। अगर हम ट्रेन होते हमारे कोर्स के ड्यूरेशन में तो फिर भी हम उसको इजीली यूज़ कर पाते, बट वी आर नॉट ट्रेन फॉर इट। सडनली हमारे ऊपर डाला गया है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू टेक। सो उससे हमारा एफिशिएंसी डेफिनेटली कम होती है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का, थोड़ा सा हेडेक होता है हम लोग को नॉन स्टॉप काम करने से। मास्क में पहनते टाइम बात करने में डिफिकल्टी होती है थोड़ी सी। सो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन एट द एंड द शो मस्ट गो ऑन एंड वी शुड वर्क together for the betterment of our society and ourselves and the patient. So we are working and hoping कि वैक्सीन जल्दी आए और हम लोग कुछ रिलीफ पाएं इस चीज़ से। कोविड की वजह से कई सारे नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं। मीन्स पहले ऐसा नहीं था कि सैनिटाइज करना है, मास्क वियर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो पेशेंट्स भी इतना अवेयर मतलब इन चीज़ों को लेकर नहीं थे। तो अब पेशेंट्स इन चीज़ों को कैसे अपना रहे हैं? क्या वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या उन्हें अभी भी दिक्कत है इन चीज़ों से? पेशेंट पहले तो पेशेंट थोड़े डरे हुए थे इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ था, बिकॉज उससे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे। जब उनको बहुत ज़्यादा दर्द था या बहुत तकलीफ में थे तो ही आ रहे थे वो, और वो भी फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना कि सर आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आने के बाद भी सब चेक करते थे अपने आप से। फिर अब धीरे धीरे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। डेंटल क्लिनिक से पेशेंट इनफैक्ट कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, तो पेशेंट का डेंटिस्ट्री पे भी भरोसा बढ़ा है कि हाँ यहाँ जाने से हम लोग को कोविड नहीं होगा। तो एक उनका कॉन्फिडेंस अपने आप डेटा देख के बताता है कि हाँ डेंटल क्लिनिक पे गए पेशेंट, उनको कोविड वहाँ से नहीं हुआ, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है। दे आर स्टार्ट एक्सेप्टिंग द कोविड सिचुएशन ऑल्सो। एवरीवन ऑफ अस हैज स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ ये नॉर्मल है, हम अगर थोड़े मेजर्स फॉलो करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो अब पेशेंट्स का फ्लो बढ़ गया है, वो ज़्यादा डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने लगे हैं। और हम लोग पेशेंट को हर टाइम पे ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये उनका ही हमारे लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड अगर मेरे क्लिनिक पे कोई पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, तो हमको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं ताकि पेशेंट और हम सब सेफ रहें। आप डेंटिस्ट हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये आपकी स्पेशलिटी है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन स्टेप्स से जाना पड़ता है? अगर हमारे युवा ये जानना चाहेंगे हमें भी आगे जाकर डेंटिस्ट बनना है, तो उन्हें किन किन स्टेप्स को पार करना होगा तब वो आपकी जगह या कहें कि आपके जैसे बन पाएंगे? सबसे पहले तो दे शुड हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस फील्ड, एनी फील्ड। उनको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि 12th पापा ने बोला या किसी ने फ्रेंड ने बोला कर लो आप BDS। ऐसा कुछ नहीं कि BDS ही एक चीज़ है या MBBS ही एक है। आपकी आजकल हर फील्ड में बहुत ग्रोथ है, आपकी लाइकिंग होना चाहिए पहले। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड then definitely you should select dentistry. It's a very good field, yeah, but you should have a lot of patience, because ऐसा नहीं कि 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाता है, 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। हमारा 5 साल का ग्रेजुएशन होता है, फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, और हर बार आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है नेशनल लेवल पे, इसको नीट बोलते हैं। 12th के बाद नीट होता है, वो MBBS और BDS के लिए होता है ऑल ओवर इंडिया। उसमें आप क्लियर कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आपको BDS के वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर स्कोरिंग। ओके, आफ्टर दैट यू कंप्लीट द BDS ऑफ 5 years। उसमें 4 साल का BDS कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, दैट इज कंपल्सरी। इंटर्नशिप के बाद आप 5 साल के बाद वापस से आपको पढ़ाई करनी है, वापस से एक एग्जाम कंप्लीट करनी है मास्टर्स के लिए।
वो एग्ज़ाम होती है, फिर उसके बाद उसमें भी काउंसलिंग होती है। फिर आपको डेंटल में काफ़ी ब्रांचेस हैं, 9 ब्रांचेस आर देयर, फ्यू क्लिनिकल ब्रांचेस, फ्यू नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। फिर आपकी स्कोरिंग और आपकी चॉइस के हिसाब से वो ब्रांच आपको सिलेक्ट करना पड़ती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। देन यू डू दैट MDS कोर्स फॉर 3 years। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। उसके बाद भी पढ़ाई खत्म नहीं होती है क्योंकि उसके बाद भी आपको अपग्रेड करना है अपने आप को इवॉल्व करना है, वेरियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ती है, छोटे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जैसे लेज़र। आई हैव डन अ लेज़र डिप्लोमा कोर्स ऑल्सो। जैसे मैंने 1 साल इम्प्लांट का सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। सो ये कोर्सेज तो आपको करना ही है, और उसके बाद भी इनको आपको वापस से रिवाइज करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डेली जो नहीं आता, अभी मैंने इतना करके बैठ गया हूँ, हो सकता है 2 साल बाद कुछ नया आएगा, सो आई हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। सो आपको ये बना के चलना है दिमाग में सिनेरियो की थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू लर्न, and throughout the life you have to unlearn also the things which are not valid now. So dentistry is a very interesting branch. आपको इंटरेस्ट है, पेशेंस है, आप पढ़ सकते हैं इतना, तो डेफिनेटली यू शुड सिलेक्ट दिस ब्रांच, बट एट द एंड यू शुड हैव इंटरेस्ट इन इट। तो गाइस, डॉक्टर गगन जायसवाल जी से आज हमने जाना कि किस तरह से आप डेंटिस्ट का पेशा अपना सकते हैं, साथ ही साथ कोविड के बाद इस फील्ड में क्या चेंजेस आए हैं और ट्रीटमेंट करने में क्या परेशानी आ रही है, इसके बारे में भी हमने सर से जाना। इन सारी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.